Hello everyone and welcome to Sleepy Classes. Before moving on to this video, here is a little thing that we wanted to inform you about. अब Sleepy Classes continuously present करता आ रहा है और बनाता आ रहा है a number of toppers जिनके लिए हमने genuine contribution की है to preparing them with content, answer writing, developing their personality, etc. And इसी को और आगे लेके जाने के लिए हमने कोर्सेज डिवाइस किए हैं जो कि आपकी एंड टू एंड प्रिपरेशन को हासिल कर पाएं। एंड इसी के चलते हुए अगर आप पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारा बैच 4 ज्वाइन कर सकते हैं फॉर यूपीएससी 2024, जहां पे आपको ऑप्शन मिलता है ऑफ टैकलिंग दिस ऑप्शनल अलोंग विद कंटेंट, मंथली करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग एज वेल एज अ टेलीग्राम सपोर्ट ग्रुप एंड मेंटरशिप की अपॉर्चुनिटी भी। Now, importantly, depending on your requirements, आप ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स को कि अगर आपको इवैल्यूएट करवाने हैं आंसर्स या नहीं, जिसके लिए आपके पास विदाउट इवैल्यूएशन का कोर्स जो है अवेलेबल है। देन इंपॉर्टेंटली अगर आप चाहते हैं आपके आंसर्स भी चेक हो ताकि आप इम्प्रूव कर पाए अपने आंसर राइटिंग में और भी ज़्यादा, तो आप विद आंसर इवैल्यूएशन का कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं। Then importantly, अगर apart from evaluation, you also want कि selected officers mentor करें, आपके साथ strategize करें, तो आप PSIR का mentorship group जो है उसका भी पार्ट बन सकते हैं और strengthen कर सकते हैं अपने 2024 या 2025 की PSIR optional की preparation। अब अगर आप appear हो रहे हैं for means 2023, ज़रूरी है कि आप अपने टाइम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करें। एंड दैट इज़ वाई अनदर ईयर हम लेके आए हैं हमारा वास्टली सक्सेसफुल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस स्पेशल प्रायोरिटी ग्रुप, जो कि कंबाइन करता है हमारे लाइव क्रैश कोर्स को अलोंग विद द टेस्ट सीरीज, ताकि आप लेवल अप कर सके अपने PSIR ऑप्शनल की प्रिपरेशन में एंड मैक्सिमाइज कर सके अपना स्कोर इन मेंस 2023। इसके अंदर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे लाइव लेक्चर्स थ्रू अ फास्ट कवरेज ऑफ सिलेबस इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। साथ ही में वैल्यू एडेड मटेरियल भी होगा ऑफ एंटायर पेपर 1 एंड पेपर 2। एंड में आपको चीट शीट्स भी अवेलेबल कराई जाएंगी। साथ ही में इसके अंदर इंक्लूड होंगी हमारी 12 टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर 4 हाफ लेंथ टेस्ट हैं, 6 फुल लेंथ टेस्ट हैं एंड 2 स्पेशल डेडिकेटेड करंट इश्यूज बेस्ड टेस्ट भी हैं। Apart from this, you will also be provided with lectures and PDFs of PSIR's issues in news from January 2022 till 10 September 2023, ताकि आप dynamic events को भी जो है फटाफट कवर कर पाएं। Apart from this, आपके जो मेंस के टेस्ट आप लिखेंगे, डिटेल्ड एवेल्युएशन इनकी प्रोवाइड की जाएगी with feedback which will be oriented towards ensuring your improvement। साथ ही में दिए जाएंगे मॉडल आंसर्स, वीडियो सॉल्यूशंस एंड लाइव सेशंस, ताकि आप भी बेहतर एनालाइज कर पाएं कि पेपर को अप्रोच कैसे करना है। साथ ही में देयर विल आल्सो बी मेंटरशिप बाय सिलेक्टेड ऑफिसर कैंडिडेट्स एंड टेलीग्राम सपोर्ट ग्रुप, जो कि आपके रेगुलर डाउट्स हो गए, कोई इश्यूज हो गए, उनके साथ डील करने के लिए भी बनाया गया है। तो हिस्सा बनिए SPG का एंड इंश्योर कीजिए that this means is the final means that gets you a rank in UPSC. We will be starting with your Indian political thought ka domain today, right? And we will be dividing Indian political thought into 2 broad parts. The first part will be focusing on the ancient political thought, the ancient Indian political thought, and इसी के अंदर we will also be looking at the larger edifice, the larger paradigm of Indian political thought, right? अब इससे पहले हमें पता है कि हम Western political thought जो है ये कर चुके हैं। नाउ इम्पॉर्टेंटली, क्योंकि ये यूपीएससी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, एक पार्ट है, देयर इज अ डिफरेंस इन टर्मिनोलॉजी जो कि हम देख सकते हैं, राइट? वेयर इन पॉलिटिकल थॉट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट्स। सो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को यूपीएससी ने सिर्फ पॉलिटिकल थॉट नहीं लिखा है, उन्होंने इसको लोकेट किया है कि ये जो पॉलिटिकल थॉट हम पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, दिस सिट्स वेल विद इन द लार्जर वेस्टर्न philosophical paradigm, and वहीं पे against this there also exists an Indian paradigm, an Indian way of thinking, जो कि epitomize किया जाता है by the Indian political thought। ठीक है, तो इसके अंदर ऑब्वियसली क्योंकि अब 2 ऐसी ब्रॉड कैटेगरीज बना दी हैं, and we have to understand that despite their existing different categories, there will always be give and take,
right? There will always be concepts that are picked up from one paradigm applied to the other, right? चाहे वो within the same context and understanding हो, चाहे उसकी understanding को थोड़ा सा mutate करके apply किया जाए, ठीक है? ये चीज हम देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, पर्टिकुलरली दिस विल बिकम रेलिवेंट व्हेन वी डू मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, राइट? जहां पे हम देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ नॉट जस्ट द कंटिन्यूएशन ऑफ सर्टेन कॉन्सेप्ट्स जो कि हमने एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट में देखे थे, बट ऑल्सो द डेरिवेशंस ऑफ सर्टेन वेस्टर्न आइडियाज विच विल नाउ बी अप्लाइड टू द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? तो before we get into the nitty-gritties of the thought, we will be looking at this larger structure, the school of the Indian political thought also, before we can get into the specifics of certain thinkers and ideas जो कि इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है? अब before we get into political thought, there are certain jargon or words that one has to understand, and जैसे कि मैंने बात किया, the larger idea of theorizing, हमें इसको भी समझ लेना चाहिए, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल, जब हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट करते हैं, है ना, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंदर भी हम वेरियस ट्रेडिशंस को देखते हैं, ठीक है? हम वेरियस आइडियाज को देखते हैं, हम कंटिन्यूटीज को भी देखते हैं, हम चेंजेस को भी देखते हैं, हम ट्रांसफॉर्मेशन भी देखते हैं, हम एड ऑन्स भी देखते हैं, ठीक है? एंड दैट इज व्हाई फ्रॉम ग्रीक पॉलिटिकल थॉट till the modern political thought we see the continuation of certain ideas, certain concepts, right? So one is the idea of WPT जहां पे हम specifically thinkers and उनके बनाए गए concepts को पढ़ते हैं, right? Same is the case with IPT as well, right? जहां पे हम एक story line की तरह चीजों को देखते हैं कि किस तरह से एवोल्यूशन हुई है इस थॉट की, किस तरह से एवोल्यूशन हुई है इनके अंदर आइडियाज की, और इनको किस तरह से आज भी अप्लाई किया जा रहा है. अ सेकेंड मोर slightly different idea which is also used now, again हमने ये western political thought में भी देखा होता है, that when we understand the nature of both IPT and WPT, the nature is elaborated upon by later scholars, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल, जब हम IPT को डिवाइड करते हैं तो IPT के अंदर एक हमारा एंशिएंट मॉड्यूल है, राइट? द एंशिएंट मॉड्यूल इज ऑब्वियसली मार्क्ड बाय वर्क्स सच एज जो आपके धर्मशास्त्र हैं, राइट? तो इसके अंदर आपकी मनुस्मृति जो एक प्रिडोमिनेंट रोल प्ले करती है. आपके एपिक्स हो सकते हैं, रामायण, महाभारत, राइट? इनके अंदर विद इन जो भगवद गीता है, राइट? देन वेरी इंपॉर्टेंटली जो बुद्धिस्ट कैनोनिकल लिटरेचर है, देन कौटिल्य एंड उनका जो अर्थशास्त्र है. इसके अलावा वी ऑल्सो हैव व्हाट इज नोन एज द मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, राइट? ये पर्टिकुलरली इसकी शुरुआत जो है देखी जा सकती है फ्रॉम द एडवेंट ऑफ व्हाट वी कॉल इज रेनेसॉ इन इंडिया. तो आपके जो सोशल एंड पॉलिटिकल कल्चरल रिफॉर्मर्स थे, पीपल लाइक राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, ठीक है, विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, इनसे शुरुआत होके फिर जो डोमिनेंट एक तरह से फाउंडर्स ऑफ द नेशनल एडिफिस माने जा सकते हैं, चाहे वो गांधी जी हो, राइट? चाहे वो अरबिंदो घोष हो, चाहे वो डॉक्टर अंबेडकर हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, राइट? तो ये क्या है? ये मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लार्जर स्कूल के अंदर फिक्स होते हैं. इसके बाद कई बार वी ऑल्सो लिसन to the term which is called contemporary Indian thought, right? Contemporary Indian thought is more to do with works of scholars who have looked at the existing theorization and thought available within these texts as well as thinkers के जो ideas हैं, एंड ये इनको इंटरप्रेट करती है, इनको समझने की कोशिश करती है, एंड इनकी एप्लीकेशन करने की कोशिश करती है इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड, राइट? सो फॉर एग्जांपल, व्हेन वी रीड द नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, और जब हम उनके वेरियस पर्सपेक्टिव्स को देखते हैं, हम उनके वेरियस स्कूल्स को देखते हैं, देयर इज सर्टेन थियोराइजिंग दैट वी डू.
In fact, a lot of that theorizing and understanding and interpretation of those ideas, right, जिस तरह से schools ने वहां पे किया है, वही schools, वही scholars जो है इस contemporary Indian political thought का भी हिस्सा बन सकते हैं. Basically, ये contemporary जो political theorists हैं of the Indian school, they try to cover the larger nature and working of the IPT. कि ये जो एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं हमने इनको समझना कैसे है, किस तरह से जो है इनको अप्लाई करना है, किस तरह से इनको वेरियस पर्सपेक्टिव्स एंड लेंसेज के थ्रू हमने व्यू करना है. तो अगर आपको ऐसा कभी क्वेश्चन आता है इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ आईपीटी एंड किस तरह से कंटेम्पररी स्कॉलर्स ने इस नेचर की बात की है, यू हैव टू मेंशन द वर्क्स ऑफ दीज कंटेम्पररी स्कॉलर्स. ठीक है. इंपॉर्टेंटली यहां पे गोपाल गुरु, प्रोफेसर गोपाल गुरु द्वारा दिया गया, राइट. Again, Professor Gopal Guru used to be someone who was associated, who was a professor at JNU CPS में, and then post that he is also someone who's the editor-in-chief of EPW. ठीक है. गोपाल गुरु ने अब प्रेजेंट करते हैं एक subaltern perspective of how he looks at the freedom movement, and within the freedom movement also how he looks at the larger working of the Indian thought and concepts. एंड ये ब्रॉडली डिवाइड कर देते हैं इन चीजों को 3 कैटेगरीज में, विच इज देसी, डेरिवेटिव एंड बियॉन्ड. एंड इन फैक्ट इन लुकिंग एट द नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल थॉट आप इन्हीं 3 कैटेगरीज को जो है ये यूज भी कर सकते हैं. ठीक है. तो देसी हो गया which mainly looks at the peculiar, जो हमारी indigenous thought है, right. तो हमारे ancient text and canon से जो है derive हो सकती है, right. तो यहाँ पे when we look at the works जैसे कि अर्थशास्त्र हो गया, बुद्धिस्ट थॉट हो गया, एंड देन इनकी जो मॉडर्न एप्लीकेशन भी देखी गई, एक तरह से एक जो रेस्टोरेशन देखी गई बाय अ नंबर ऑफ स्कॉलर्स, राइट. सो फॉर एग्जांपल व्हेन वी लुक एट द वर्क ऑफ दयानंद सरस्वती, व्हेन वी लुक एट द वर्क ऑफ विवेकानंद, व्हेन वी लुक एट द वर्क ऑफ औरबिंदो घोष, all of them actually looked back to these desi ideas, to this indigenous sources of thought to prepare a more historically contextualized, a more embodied idea of thought and concepts, जिसके थ्रू वो इंडियन आइडियाज को एनालाइज करना चाहते थे. यही चीज जो है गुरप्रीत महाजन भी अपने काम के अंदर हाईलाइट करती हैं. ठीक है. The next category is what we call of derivative. Now this can especially be applied to studying the nature of modern Indian political thought, right? Particularly when we look at the thought of people like Nehru. ठीक है. When we even look at thought of people in to a certain extent people like Dr. Ambedkar. ठीक है. जहां पे अब वेस्टर्न आइडियाज, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स को ट्वीक किया जा रहा था to suit the Indian needs, to prepare cohesive arguments for development of this modern Indian thought, and साथ ही साथ में to also give fodder to the Indian national movement. ठीक है. तो when we see अब ये क्यों possible हो पाया, because now there was a close contact between the colonial enterprise as well as the Indian elite, the Indian educated class, who also acquainted themselves to these Western ideas through coming in touch with the modern Western education जो कि इंट्रोड्यूस कराई गई थी colonialist द्वारा. ठीक है. तो यहां पे ये क्या है, ये हमारा डेरिवेटिव का आइडिया बन जाता है. इनफैक्ट यही एक जो डिवीजन की गई है बिटवीन देसी एंड डेरिवेटिव, राइट. यहां पे अगेन आप गांधी जी का एक जो मोर कॉम्प्लेक्स एंगल है उसको हम सिटुएट कर सकते हैं कि किस तरह से गांधी जी प्रेजेंट्स a sort of Indian political thought that balances traditional with the modern as well, right. In fact उन्होंने जो modern problems थी
उनको सिटुएट करने की कोशिश की विद इन द लार्जर एंशिएंट एंड इंडिजिनस पैराडाइम ऑल्सो, राइट। एंड साथ ही साथ में उन्होंने वेस्टर्न एंड मॉडर्न आइडिया से भी जो है इंस्पिरेशन ली थी, राइट। सो जहां पे गांधी जी बोरोज वेरी फ्रीली फ्रॉम भगवद गीता, वहीं पे वी ऑल्सो सी हिम indulging in the works of Tolstoy. We also see him indulging in the works of John Ruskin when he picks up concepts like सर्वोदया, ठीक है। तो ये गांधी जी क्या करते हैं, बहुत ही बढ़िया इंटरमिंगलिंग जो है प्रेजेंट करते हैं। इनफैक्ट यही इंटरमिंगलिंग, राइट, अनन्या वाजपेयी की जो है एक बहुत बढ़िया किताब है, राइट। अनन्या वाजपेयी जो है यही प्रेजेंट करती है। ये कहती है व्हेन यू इवन लुक एट द मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट which is often just singularly pushed into this idea of derivative, you understand how, and she focuses on 5 main founders of modern Indian political thought, जिसमें ये इंक्लूड करती हैं गांधी जी को, ये इंक्लूड करती है रविंद्रनाथ टैगोर को, नेहरू जी को, राइट, साथ ही में अंबेडकर जी को, ठीक है। तो अब ये क्या कहती है, ये कहती है व्हेन यू लुक एट देयर थॉट ना, व्हाइल एट a more surface level, say less for Gandhi ji, more for others, it seems like they are mainly basing their premise on the derivative ideas. However, she says that when you closely analyze the deeper layers of their work, you can associate these 5 foundational theorists also with certain Indic features जो कि हमें हमारे देसी कैटेगरी से डिराइव होते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल इन गांधी जी यू फाइंड द आइडिया ऑफ अहिंसा, ठीक है ना। अहिंसा इज नॉट नॉन वायलेंस का आइडिया हमने देखा है, डेरिवेटिव थॉट में भी देखा है, बट मोर इंपॉर्टेंटली द काइंड ऑफ अहिंसा दैट गांधी जी वाज टॉकिंग अबाउट, दिस वाज कोरिलेटेड टू एंशिएंट टेक्स्ट के अंदर जो एक फोकस ऑन नॉन वायलेंस एग्जिस्ट होता था। सिमिलरली इसके अलावा शी ऑल्सो लुक्स एट रविंद्रनाथ टैगोर एंड इनका आइडिया व्हाट शी कॉल्स इज विग्रह, ठीक है। विग्रह जहां पे कहती है नॉट जस्ट द ऑब्वियसली पॉलिटिकल टेक्स्ट बट इवन जिसको हम लिटरेचर मानते हैं। सो शी लुक्स एट इंपॉर्टेंटली द वर्क्स ऑफ कालिदास एंड वो कहती है कि कालिदास के जो लिटरेचर कैनन है ये भी हमें एक फॉर्डर प्रोवाइड करता है फॉर री इमेजिनिंग इंडियन सेल्फहुड, राइट। जहां पे रविंद्रनाथ टैगोर का जो आइडिया ऑफ इंडिया था एंड जिस तरह से ओप्रेस किया जा रहा था बाय द कॉलोनियल रूल, ये एक तरह से उसे कंपेयर करते हैं विद दिस आइडिया ऑफ विग्रह जो कि हम कालिदास की रोमांटिक पोएम्स के अंदर देखते हैं, राइट। दिस सेपरेशन ऑफ द बिलवड फ्रॉम इट्स लवर, राइट। तो उसी तरह से जो हमारा देश है उसका जो एक बिलवड है विच इज इंडिपेंडेंस, विच इज ट्रू फ्रीडम, उससे उसे सेपरेट कर दिया गया है, ठीक है। देन व्हेन वी लुक एट अभिनेंद्रनाथ टैगोर, राइट, यहां पे शी विल ब्रिंग अबाउट द आइडिया ऑफ व्हाट शी कॉल्स इट संवेदा, राइट, जो कि एक एस्थेटिक शॉक है बिकॉज यू हैव टू प्लेस हिम विद इन द एस्थेटिक एंड आर्ट का स्कूल की फाउंडेशंस जो कि इन्होंने प्रोवाइड की थी एंड हाउ इट टेक्स इंस्पिरेशंस आल्सो फ्रॉम मुगल आर्ट, फ्रॉम मुगल आर्किटेक्चर। Similarly, within Nehru के ideas, in his own discovery of India, we see the concepts of dharma as well as अर्थ being applied. अंबेडकर के अंदर वो कहती हैं you can find epitomized the Buddhist idea of दुखा, है ना। बुद्धिस्ट जब जो कैनोनिकल लिटरेचर है ये बात करती है about सबम दुखम, है ना। लाइफ क्या है, सफरिंग है, लाइफ में क्या है, दुख है। एंड अंबेडकर जी इसी दुख को कॉन्टेक्चुअलाइज कर देते हैं विद इन द लार्जर क्रिटिकल रीडिंग ऑफ कास्टिज्म, ठीक है। हाउ कास्टिज्म हैज रिजल्टेड इन दिस डिविजन ऑफ 2 इंडियाज, राइट, वन इन द फॉर्म ऑफ अ प्रबुद्ध भारत एंड देन द अदर कैटेगरी ऑफ अ बहिष्कृत भारत। एंड ये बहिष्कृत भारत के अंदर हमें ट्रू दुखम देखने को मिलता है एंड ये एस्केपिंग फ्रॉम दिस दुख का पाथ जो है वाया डेवलपिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ये हमें देखने को मिलता है डॉक्टर अंबेडकर के लिटरेचर में। इनफैक्ट
बियॉन्ड देसी एंड डेरिवेटिव की कैटेगरीज, राइट, जिसके अंदर गोपाल गुरु कहते हैं यू सी अ डिपेंडेंस ऑन द अदर, you see the coming up of a genuinely beyond category, right? A beyond which can be seen in the form of the coming up of the subaltern school. ठीक है, और इस subaltern school के अंदर particularly ये focus करते हैं on the works of people like फूले as well as अंबेडकर, जो कि कहते हैं एक नॉवल लैंग्वेज प्रोवाइड की इन्होंने इन अंडरस्टैंडिंग द पर्टिकुलर सिनेरियो, कॉन्सिक्वेंसेस, सफरिंग्स जो कि पर्टिकुलरली मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन विटनेस कर रहे थे. दीज वर दलित्स, दीज वर ट्राइब्स, दीज वर इवन विमेन, राइट. तो ये क्या है, ये एक बियॉन्ड की कैटेगरी है जो कि हम लोकेट कर सकते हैं विद इन द इंडियन पॉलिटिकल थॉट. Right, so by focusing on these schools, by focusing on these scholars, हम nature of Indian political thought जो है इसको explore कर सकते हैं. Right, similarly जब हम western political thought की भी बात करते हैं, हम nature को जब explore करते हैं तो हम contemporary theorists को देखते हैं. Very importantly हम often सोचते हैं कौन है contemporary theorist. Right, when you look at पॉलिटिकल थ्योरी के जो ट्रेडिशनल स्कूल्स है ना, राइट, वो ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न स्कूल्स, दीज आर द वेरी स्कूल्स विच आर ऑल्सो लुकिंग एट द नेचर ऑफ पॉलिटिकल थॉट, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल जो आपका नॉर्मेटिव स्कूल है, राइट, नॉर्मेटिव स्कूल है, नॉर्मेटिव स्कूल में भी डिवीजन होती है बिटवीन टेक्सचुअलिस्ट एंड कॉन्टेक्सचुअलिस्ट. टेक्सचुअलिस्ट जो कि आ जाते हैं बाय पीपल लाइक, हम कंपेयर कर सकते हैं स्ट्राउस हो गए, वोलिन हो गए, एंड कॉन्टेक्सचुअलिस्ट लाइक पीपल लाइक Sabine, right? तो Sabine से for example बोलेंगे that it is very important to read these political theories, this political thought, but you have to locate them within a particular political circumstance. वहीं पे जो आपके स्ट्राउस हैं, वोलिन हैं, ये बोलेंगे कि there is a larger enduring character of Western political thought that beyond their immediate time and context also इनकी जो relevance है वो enduring है. So even beyond their circumstances जो है ये आज भी उतने ही relevant है even if we happen to pick them up from their specific context. ठीक है. Then very importantly there is also से जिसको हम देखते हैं और बुलाते हैं जो हमारा लिंग्विस्टिक स्कूल है, राइट. लिंग्विस्टिक स्कूल के अंदर नाउ यू कैन इंक्लूड पीपल लाइक जॉन पकॉक, ठीक है, जॉन पकॉक हो गए, क्वेंटिन स्किनर हो गए, ये सब जो है आपके लिंग्विस्टिक स्कूल में आते हैं. लिंग्विस्टिक स्कूल क्या बोलेगा, ऑब्वियसली जैसे कि नाम ही बोल रहा है that you have to look at the language in these texts to understand the nature of Western political thought. right? तो ये क्या बोलेंगे कि हर Western political thought का जो थिंकर है, थ्योरिस्ट है, वो आपको एक पैराडाइम दे रहा है. पैराडाइम क्या होता है, पैराडाइम होता है दैट द लार्जर सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल लैंग्वेज जो कि हम लोकेट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर थ्योरिस्ट के साथ, एक पर्टिकुलर थिंकर के साथ, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल हमें ग्रीक पॉलिटिकल थॉट के अंदर एक स्पेसिफिक पैराडाइम देखने को मिलता है बेस्ड ऑन मोरालिटी, बेस्ड ऑन एथिक्स, बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग, अ स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस. वहीं पे व्हेन वी लुक एट से द लिबरल स्कूल, एंड लिबरल स्कूल में भी व्हेन वी लुक एट द कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट स्कूल, हमें एक सेपरेट पैराडाइम ऑफ पॉलिटिकल लैंग्वेज जो है हमें वो लोकेट करने को मिलता है. ठीक है, तो ये क्या है, हमारा लिंग्विस्टिक स्कूल है. इसके बाद देयर इज ऑब्वियसली आवर हर्मेनॉइटिक स्कूल. हर्मेनॉइटिक स्कूल के अंदर अगेन वी कैन लोकेट पीपल लाइक आपके हाइडिगर हो गए, ठीक है, आप इनको लोकेट कर सकते हैं. हर्मेनॉइटिक्स बेसिकली क्या बोलता है कि लार्जर एक कल्चर, फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग जो है उसके प्रिज्म के थ्रू, उसके लेंस के थ्रू हम पर्टिकुलर थिंकर्स एंड उनके वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को जो है एनालाइज करने की कोशिश करते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है हमारा जो इंटरप्रिटेटिव स्कूल होता है. ठीक है, इंटरप्रिटेटिव स्कूल. इंटरप्रिटेटिव स्कूल के अंदर ना आप दो लोगों को मेनली जिनकी बात करनी चाहिए आपको, दिस शुड बी बेसिकली, पहले तो आपके एक रोलैंड बार्थ हैं, आप इनकी बात कीजिए, एंड दूसरी बात कीजिए फूको की. ठीक है, इन दोनों की आप बात कीजिए. कई बार जो डेरिडा का डीकंस्ट्रक्शनिज्म है ना, डीकंस्ट्रक्शन की वो बात करते हैं, बट वो डीकंस्ट्रक्शन भी किस पे बेस्ड है, दैट डीकंस्ट्रक्शन इज एक्चुअली अ टेक्सचुअलिस्ट अप्रोच, because you're primarily looking at the text and trying to deconstruct that and the categories within it, the dichotomies and the dilemmas that the text present. In fact,
वर्किंग ऑन डेरिडास थॉट, ये इंटरप्रेटेटिव स्कूल जो है सेपरेटली बना, जिसके अंदर रोलैंड बार्थ एंड फूको आते हैं, ठीक है, जहां पे फूको का पैराडाइम ऑब्वियसली हमें पता है, ठीक है, फूको पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट है एंड फूको बात करते हैं कि किस तरह से विद इन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के जो थिंकर्स है, जो उनके आइडियाज हैं, उसके अंदर क्या है, एक नॉलेज, एक ट्रुथ का आइडिया परपेचुएट करने की कोशिश की गई है, जिसे हमने क्रिटिकली एनालाइज करना है। वहीं पे जो रोलैंड बार्थ है वो भी कहते हैं कि किसी भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के जो टेक्स्ट है उसको आपने ऐसे मल्टी डायमेंशनल टेक्स्ट देखना होता है, जिसके अंदर कॉन्स्टेंटली कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम पीरियड, on the basis of the circumstances, on the basis of the larger political context, और इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में इनको कॉन्स्टेंटली माइंड में रखते हुए हमें इंटरप्रेट करने की जरूरत होती है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इनके थ्योरिस्ट और इनके द्वारा रखे गए आइडियाज को, ठीक है। तो ये कुछ आइडियाज, ये कुछ चीजें हैं जो कि आप आईपीटी एंड डब्ल्यूपीटी के लिए अगेन याद रख सकते हैं। इनके लिए मैं कुछ एडिशनल रीडिंग्स जो है अटैच कर दूंगी दैट यू कैन गो थ्रू अगेन। Now, based on this understanding of Indian political thought and the way in which it has been analyzed, we will come to our first question. The question now states, discuss the areas of continuity and change in the evolution of the Indian political thought, कहां से कहां तक, ancient से modern era तक। तो अब क्या क्या चीजें यहां पे बोली गई हैं, अगर हम कीवर्ड्स देखते हैं, सबसे पहले तो ये बोलते हैं कि देखिए जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट का ट्रेडिशन है, इट इज एन इवॉल्विंग ट्रेडिशन, ठीक है, मतलब ये कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ता है, इसके अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डायनामिज्म है। एंड डायनामिज्म क्या होता है, जब आप अपने अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी की पोटेंशियल, एक चेंज की पोटेंशियल, एक ट्रांसफॉर्मेशन की पोटेंशियल रखते हैं। However, if you want to come within a particular school, है ना, उस स्कूल के अंदर एग्जिस्ट करने के लिए ऑब्वियसली देयर शुड बी सर्टेन कोर वैल्यूज और आइडियाज दैट डिस्पाइट द चेंज बाइंड यू टुगेदर, ठीक है। एंड दैट इज वाई बेस्ड ऑन दिस फॉर एवोल्यूशन वी ऑल्सो नीड कोर वैल्यूज। अब ये कोर वैल्यूज किसको पॉइंट करेंगी, कंटिन्यूटी को पॉइंट आउट करेंगी, बट एट द सेम टाइम एवोल्यूशन ऑल्सो डिमांड्स डायनामिज्म, इट ऑल्सो डिमांड्स ट्रांसफॉर्मेशन, और ये किसको एम्बॉडी करेगा, इस चेंज को एम्बॉडी करेगा। और हमने इसको किस ट्रैजेक्टरी में देखना है, एज इंडियन पॉलिटिकल थॉट हैज मूव्ड फ्रॉम एंशिएंट टुवर्ड्स मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर होना चाहिए। पहली चीज तो व्हाट यू शुड बी टॉकिंग अबाउट इज लोकेटिंग द आइडिया ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ठीक है। तभी एट द स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर ही मैंने बात की थी कि क्यों इसे इंडियन पॉलिटिकल थॉट बुलाया गया है तो पॉलिटिकल थॉट ही, यूपीएससी बना देता, सिर्फ पॉलिटिकल थॉट का सेक्शन लिख देते, है ना, और उसके अंदर इंक्लूड कर देते सब कुछ। द नीड टू स्पेसिफाई इंडियन पॉलिटिकल थॉट कैन इटसेल्फ बी सीन as an exercise in legitimizing a space and autonomous area of functioning of Indian political thought, कि जो इंडियन थॉट है फ्रॉम द एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स, इट हैज इट्स ओन आइडियाज, इट्स ओन मेथड ऑफ एनालिसिस, एंड इन्होंने खुद भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स रखे हैं आगे जो इसकी प्राइमेसी एज अ स्कूल ऑफ पॉलिटिकल थॉट अंडरलाइन करते हैं। एंड एक जो एथनोसेंट्रिक फोकस देखा जाता है, जहां पे पॉलिटिकल थॉट हैज बीन रिड्यूस्ड टू जस्ट इट्स वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स, दैट इज समथिंग जो कि एक इनकरेक्ट अप्रोच है, ठीक है। तो ये चीज क्या है, ये आपको एक लार्जर ट्रेडिशन की तरफ जो है पॉइंट आउट कर सकती है। एंड देन वी हैव टू लोकेट द ongoing evolution of Indian political thought. Then obviously then we will move towards talking about certain core values जो कि एक continuity of tradition को point out करेगी. Then obviously we will move towards the areas of change before ending with कि किस तरह से Indian political thought जो है एक nuanced and novel ideas आगे रखती है जो कि pertinent है not just for the understanding of India but maybe for the understanding of even the post-colonial world and also the larger world itself. ठीक है, तो इस बेसिस पे जो है हम आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं. Now at the very outset, this is again what we've talked about कि political thought का एक मेन प्रॉब्लम क्या है. It was criticized for being
एक्सट्रीमली एथनोसेंट्रिक। तो आपके जो सबॉल्टन स्कूल थे, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थे, इन्होंने इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। इनफैक्ट वन ऑफ द मेन द एडवेंट ऑफ दिस क्रिटिसिज्म्स स्टार्टेड विद द वर्क ऑफ एडवर्ड साइद ऑन ओरिएंटलिज्म। ठीक है, जहां पे उन्होंने बोला ये ओरिएंटलिज्म का जो आइडिया है ना, ये एक मिथ है, एक मिथ है जो कि कॉलोनियल ऑफिसेस के अंदर बनाया गया है so as to impose the superiority of the colonizing West on the colonized East, on the colonized post-colonial world. Right? In fact, डॉक्टर भंडारकर इसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं। ये कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा एक तरह से एक प्री मैच्योर हमारा कंक्लूजन होगा अगर हम माने कि इंडिया जैसी एंशिएंट सिविलाइजेशन जो कि कंटिन्यूसली चलती आ रही है, कि इसके बीच में जितनी भी थॉट थी वो सिर्फ रिलीजियस थॉट थी, सिर्फ स्पिरिचुअल थॉट थी, एंड इट हैड नो कंट्रीब्यूशन व्हाटसोएवर टू गिव इन द रेल्म ऑफ पॉलिटिक्स। राइट? तो ये कहते हैं एक बहुत ही ज्यादा स्टूपिड कंक्लूजन होगी कि इतनी लंबी दौरान से चलती आ रही सिविलाइजेशन के पास कैसे कोई पॉलिटिकल इनपुट्स जो है नहीं हो सकते। इनफैक्ट के.एन. घोषाल यही कहते हैं, ये कहते हैं गिवन द एंशिएंट प्रीमाइस ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन, इंडिया, हिंदू थॉट, हिंदू ट्रेडिशंस, एंशिएंट ट्रेडिशंस को वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द ओरिजिनल सिस्टम्स ऑफ पॉलिटिकल थॉट जो है माना जा सकता है। एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट बीइंग कि जिस तरह से हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंदर एक कंटिन्यूटी देखते हैं फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक थॉट टू द मॉडर्न थॉट, उसी तरह से इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंदर भी एक डायनामिज्म पाया जाता है, जहां पे ओवर सेंचुरीज देयर हैज बीन अ कांस्टेंट कॉन्वर्सेशन। राइट? तो इन द रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ये कहते हैं ये नहीं हुआ है कि थिंकर्स हैव जस्ट merely echoed one another. No, they have also brought around necessary changes where required, but at the same time also continued with certain traditions जो कि इनको लगता था fit with the larger paradigm of India and were relevant to understanding the peculiarities of Indian polity. And because of this reason, थॉमस पैंथम ने अपने काम के अंदर अंडरलाइन किया है कि किस तरह से when we study मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट हम एक इसेंशियल कंटिन्यूटी मार्क आउट कर सकते हैं एंशिएंट से लेके मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट तक। राइट? नाउ व्हाट आर दीज एरियाज ऑफ कंटिन्यूटी जो कि हम देख सकते हैं? नाउ वन ऑफ द मोस्ट important ideas that you should explore here, and again this is related to the idea the need to have a separate Indian political thought, right? An autonomous sphere for the Indian political thought, and this emerges from the idea of Indian way of thinking, right? अब हम क्यों कैटेगराइज कर रहे हैं वेस्ट को सेपरेटली फ्रॉम इंडिया? बिकॉज हमारा ये मानना है that the way in which politics is conceived of, the way in which political categories are made, evolved, created, destroyed, right? It has certain unique features which are deeply contextualized within the history, circumstances, cultural traditions which are peculiar to the subcontinent of India. अब इसी की एक डिबेट निकल के आई और जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया A.K. रामानुजन ने इनके एक इनफॉर्मल एसे में, which is titled "Is there an Indian way of thinking?" Right? Now again, you don't have to look at it in a jingoistic manner, right? That is what the West ends up doing, reducing us to certain stereotypes, right? Ramanujan does not want to reduce us to stereotypes, but instead wants to look at certain archetypes or certain concepts which either indigenously or by reworking Western ideas look to creation of a particular Indian identity of understanding the self. ठीक है? तो अब ये क्या है? ये कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स हैं, राइट, जो कि इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन थॉट को जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? अब ये कहते हैं एंड ये क्रिटिसाइज करते हैं यूरोपियन स्कॉलर्स को, राइट? यूरोपियन स्कॉलर्स को जिन्होंने क्या किया था, इट वाज द यूरोपियन स्कॉलर्स रामानुजन बिलीव्स हु हैड अंडरटेकन दिस एक्सरसाइज इन स्टीरियोटाइपिंग, जहां पे उनका मानना क्या था कि देखिए सारा जो इंडियन थॉट है वो क्या है, वो तो रिलीजियस है,
वो तो स्पिरिचुअल है. दे वर जस्ट फोकसिंग ऑन के ये वर्ल्ड तो देखिए मोह माया है, हमने तो क्या पाना है, हमने तो निर्वाण पाना है. तो कभी भी सेक्युलर रेल्म के ऊपर, पॉलिटिक्स के रेल्म के ऊपर उनका कभी फोकस नहीं था. तो इंडियन थॉट जो है बहुत ही लोकलाइज्ड है, इंडियन थॉट जो है बहुत ही स्पिरिचुअल है, इंडियन थॉट जो है बहुत ही इलॉजिकल है बिकॉज इतना ज्यादा इसके अंदर रिलीजियस कंटेंट है. एंड देयरफॉर जैसे वेस्टर्न थॉट या फिर जिसको हम बोल सकते हैं मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल थॉट जिस तरह से रैशनल यूनिवर्सल कैटेगरीज ऑफर कर पाता है विच प्रोवाइड रेलेवेंस बियॉन्ड देयर टाइम एंड कॉन्टेक्स्ट, उस तरह की यूनिवर्सल रेलेवेंस जो है इंडियन थॉट में नहीं पाई जाती. और इसी चीज को क्वेश्चन करते हैं रामानुजन. रामानुजन कहते हैं दैट ऑन द अदर हैंड you have to look at the difference that the Indian political thought is presenting. He says, fine, I agree that the West has worked on the idea of creating these rational universal models, right? But again, in the reading of Western political thought, in the reading of political theory, within the school of Western thought and theory only, we have seen the criticism of these universal models, right? So for example, अगर हम theory के अंदर ही अगर हम जॉन रॉल्स का आइडिया देखते हैं ऑफ जस्टिस, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स विद जस्टिस क्या प्रेजेंट की गई थी कि इसको हमने प्रेजेंट किया है एज ए यूनिवर्सल स्टैंडर्ड, है ना. सबऑल्टन स्कॉलर्स द्वारा भी, कम्युनिटेरियन स्कॉलर्स लाइक मैकेंटायर द्वारा भी उसका क्रिटिसिज्म ऑफर किया गया कि आप एक यूनिवर्सल कैटेगरी को कैसे बना के हर जगह स्टैंडर्ड एप्लीकेशन जो है इंश्योर कर सकते हैं. इनफैक्ट रामानुजन कहते हैं कि इंडिया की ये एक स्ट्रेंथ है that we work on subjective positions, and in fact over time we are seeing this understanding of the importance of looking at subjective positions even within the Western political thought. और आप इन चीजों को ना पॉइंट आउट कर सकते हैं कि एक तरह से ये स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन थॉट बताती है कि जो चीजें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट आज कर रहा है ये चीज इंडियन पॉलिटिकल थॉट एंशिएंट टाइम से करती आई है ना. तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में अगेन आप कम्युनिटेरियनिज्म का एग्जांपल दे सकते हैं, वॉल्जर के कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी का एग्जांपल दे सकते हैं, मल्टीकल्चरलिज्म के आइडिया का एग्जांपल दे सकते हैं विद द मॉडल्स प्रेजेंटेड बाय पीपल लाइक किमलिका, आइरिस मैरियन यंग एटसेट्रा, राइट, जो कि यही अंडरलाइन करते हैं कि आज यूनिवर्सल स्टैंडर्डाइज्ड मॉडल्स की जगह we need to be focusing on difference. We need to be recognizing unique aspects of people, of communities, of groups. And यही चीज already embedded थी Indian thought में when they underlie subjective positions. Right? कि जब भी हमने कोई भी idea of reality को understand करना है, this cannot be beyond the context, the time period. ठीक है. तो ये आइडिया जो है इन टर्म्स ऑफ इवन अंडरस्टैंडिंग ट्रूथ, ये चीज जो है हमें देखने को मिलती है. इनफैक्ट व्हेन वी लुक एट इवन पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट स्कॉलर्स लाइक फूको टुडे, जो कि बात करते ऑफ द आइडिया ऑफ रेजीम्स ऑफ ट्रूथ, ये पाया जा सकता है इवन इंडिया के अंदर, राइट. इंडिया के अंदर जहां पे हम बात करते हैं ऑफ बुद्धिस्ट आइडिया, ऑफ जैन आइडिया ऑफ ट्रूथ which is multi-dimensional in nature, right? And therefore to be able to land at the idea that I am someone who has perceived the complete truth, जिस तरह से एग्जिस्ट करता था in the works of scholars like Plato, ठीक है, या फिर आगे चल के इवन हेगल में, है ना, कि रैशनल इज रियल एंड रियल इज रैशनल. ये क्या उल्टा बताने की कोशिश करते हैं कि कितना कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव एंड मल्टी डायमेंशनल है द आइडिया ऑफ ट्रूथ. ठीक है, तो ट्रूथ का जो है मल्टी फेसेटेड नेचर है एंड जरूरी नहीं है कि हम अज्यूम कर ले कि हम ऑल फेसेस ऑफ ट्रूथ जो है ये हमेशा समझ गए हैं, बट इट इज ओनली थ्रू कॉन्स्टेंट डायलॉग, डिस्कशन, द ओपनिंग एंड अनफोल्डिंग ऑफ डायलेक्ट दैट ट्रूथ के आइडियाज जो है हम परसीव कर सकते हैं. ठीक है, तो ये चीजें जो है हमें ऑलरेडी एंशिएंट थॉट में देखने को मिल सकती है. द आइडिया ऑफ डायलेक्ट्स, कि जब हम अपने मल्टीपल ओपिनियंस रिगार्डिंग द ट्रूथ प्रेजेंट करते हैं तभी एक क्लियरर पिक्चर निकल के आती है, जो कि मैनिफेस्ट होता हुआ हमें दिखता है इवन इन द वर्क्स ऑफ हेगेल एंड मार्क्स.
ठीक है, एंड दैट इज वाई रामानुजन का मानना है दैट इंडियन अप्रोच, द इंडियन वे ऑफ थिंकिंग इन फैक्ट इज अ मोर होलिस्टिक अप्रोच रादर देन focusing on separation, on watertight compartmentalization. It actually works on the ideas of interdependence. It works on the idea of correlations. And rather than separating, say, dharma ko from the idea of niti, right? Religion ko politics se separate karne ki jagah, it understands the give and take between these different concepts, and it is only via this give and take that thought जो है evolve हो रहा होता है. Another very important continuity का element जो कि हमें देखने को मिलता है is the importance of धर्म. ठीक है, the idea of धर्म. अब धर्म का जो idea है, again Olivier point out करते हैं that from the ancient categories to the modern one हमें ये धर्म देखने को मिलता है. एंड इंपॉर्टेंटली ये कहते हैं धर्म की भी जब हम बात करते हैं ना, आगे हम ये देखेंगे भी कि धर्म ऐसा नहीं है कि कोई एक फिक्स्ड डेफिनेशन आ गई है. इनफैक्ट वन ऑफ द थिंग्स अबाउट धर्म इज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन दिस आइडिया. बहुत डिफरेंटली इसको डिफरेंट जगह पे एग्जामिन किया गया है. हिंदू ब्राह्मणिकल थॉट में जिस तरह से इसे डिफाइन किया गया है उसको थोड़ा सा ट्वीक एंड इवॉल्व करते हैं जो बुद्धिस्ट थॉट है. देन इसको थोड़ा और इवॉल्व किया जाता है, ट्वीक किया जाता है जब तक हम मॉडर्न एरा तक पहुंचते हैं. ठीक है, बट एक चीज जो कि कॉन्स्टेंटली एग्जिस्ट कर रही है इज द आइडिया ऑफ धर्म. इनफैक्ट भिक्खु पारेख भी यही बात करते हैं दैट इवन व्हेन वी डिवाइड द इंडियन लिटरेचर इनटू से धर्म शास्त्र एंड दंड शास्त्र, धर्म का आइडिया जो है इवन इन द मोर सेक्युलर रियलिस्ट थॉट सच एज दैट ऑफ कौटिल्याज अर्थशास्त्र भी एग्जिस्ट करता था. इनफैक्ट इवन इन द मॉडर्न एंड कंटेम्पररी टाइम्स व्हेन वी लुक एट द वर्क्स ऑफ गांधी, व्हेन वी लुक एट द वर्क्स ऑफ मौलाना आजाद, दे ऑल्सो हैड worked on their variations of dharma. In fact, one of the most modern intellectuals जो कि माने जा सकते हैं नेहरू, राइट, नेहरू के जो काम है उसके अंदर भी the interaction with धर्म as presented in ancient texts like अर्थशास्त्र, in महाभारत, राइट, जो इनकी अंडरस्टैंडिंग थी उसी की कॉन्वर्सेशन जो है हमें नेहरू के अंदर भी देखने को मिलती है, जिस तरह से आगे ही मैंने आपको बताया था अनन्या वाजपेयी ने अपने काम के अंदर पॉइंट आउट किया है. देन वेरी इंपॉर्टेंटली देयर इज ऑल्सो दिस कॉन्स्टेंट एम्फसिस ऑन क्रिएशन ऑफ अ जस्ट सोसाइटी. और ये जस्ट सोसाइटी किस पे बेस्ड है? दिस जस्ट सोसाइटी का जो एंड है, द एंड इज ऑलवेज इंश्योरिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल. सो अगेन, चाहे ये एंशिएंट थॉट हो, चाहे इसके अंदर धर्मशास्त्र के आप थॉट को देख लीजिए, बुद्धिस्ट थॉट को आप देख लीजिए, कौटिल्यन थॉट को आप देख लीजिए, या फिर मॉडर्न थिंकर्स को आप देख लीजिए, राइट, गांधी जी हो गए, नेहरू हो गए, राइट. एक ड्राइविंग फैक्टर क्या था? द आइडिया ऑफ योगक्षेमा. इसी योगक्षेमा को और ज्यादा एक्सपैंड करने को मिला हमें इन द सबऑल्टर्न थॉट ऑफ अंबेडकर, जहां पे इनका मानना था दैट बिकॉज ऑफ दिस hierarchical idea of the Indian society, अभी तक योगक्षेमा या वेलफेयरिज्म के अंदर या जस्ट सोसाइटी के अंदर जो फोकस किया गया है वो सिर्फ सर्टेन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी पे किया गया है, विच इज योर अपर कास्ट. अगर हमने जेन्युइन वेलफेयर, जेन्युइन जस्टिस इंश्योर करनी है फॉर ईच एंड एवरी पर्सन इन द इंडियन सोसाइटी, वी नीड टू बी ब्रॉडनिंग आवर होराइजन इनटू द इंक्लूजन ऑफ व्हाट ही आल्सो कॉल्स इज द आपका हमारा बहिष्कृत भारत, राइट. उसको इंक्लूड करके ही हम एक जेन्युइन इनलाइटेंड इंडिया जो है क्रिएट कर पाएंगे और एक जस्ट सोसाइटी जो है उसे बना पाएंगे. देन ऑब्वियसली अनदर एलिमेंट ऑफ कंटिन्यूटी कैन बी सीन इन व्हाट is called the idea of consensus. Now this consensus does not mean that I just simply agree with whatever my predecessor scholar had to say. No, this actually means that India has always had this tradition of tolerance. India has always emphasized on logical, rational discussion. In fact, जब हम हिस्ट्री के अंदर भी बुद्धिज्म को देखते हैं, वन ऑफ द मेन फाउंडिंग आइडिया जो कि हम देखते हैं कि बुद्ध का क्या मानना था कि देखिए, अगर मैं जाऊंगा, अगर मैं बुद्धिज्म का आइडिया प्रीच करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बी इंगेजिंग इन डायलेक्टिक्स, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल, जो हम देखते हैं ना वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में द ऑपरेशन ऑफ द सोक्रेटिक मेथड,
जहां पे यू आर कॉन्स्टेंटली इंडल्जिंग इन अ डिबेट एंड डिस्कशन विद द अदर, एक रैशनल डिबेट एंड डिस्कशन में आप इंडल्ज कर रहे हैं। उसी तरह का एक मेथड जो है, इनफैक्ट रादर देन सोक्रेटिक, दिस वाज आल्सो बुद्धिस्ट मेथड, राइट, जहां पे देयर वाज कांस्टेंट ओपननेस टू डिस्कशन, टू डिबेट। इसी चीज को अंडरलाइन करते हैं अमर्त्य सेन ऑल्सो इन हिज आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, वेयर द आइडिया ऑफ आर्ग्यूमेंट, right, now this isn't argument of wherein one person is trying to put down the other, but is based on this novel idea of dialectics, of discussion, of dialogue, of tolerance, right? Similarly there is the idea of communitarianism also, right? The emphasis on situating thought, situating importance of individual as a part of a कम्युनिटी। तो जहां पे मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, दैट बिकेम वेरी इंडिविजुअल सेंट्रिक, इंडिया के अंदर इवन मॉडर्न थॉट के अंदर इंडिविजुअल को कॉन्स्टेंटली अपनी एक कम्युनिटी के साथ जो है एसोसिएट किया गया है। तो चाहे हम ये पोस्ट कलोनियल जो एडिफिस है उसकी बात कर लें, चाहे हम जो सबॉल्टन अप्रोच है उसकी बात कर लें, चाहे हम जो गांधीयन अप्रोच है उसकी बात कर लें, constantly a sense of community, constantly a sense of collective responsibility, constantly a sense of collective thinking and selfhood जो है इन्वोक किया जाता है इंडियन थॉट के अंदर। Then very importantly there is also the emphasis on duties. एंशिएंट थॉट के अंदर ऑब्वियसली दिस बिकम्स वेरी ऑब्वियस, राइट, जहां पे जब हम देखते हैं बुद्धिस्ट थॉट को, धर्मशास्त्र को, अर्थशास्त्र को, कॉन्स्टेंटली एक ड्यूटी ओरिएंटेड अप्रोच है, एंड ड्यूटी नॉट जस्ट being applied on the people at large but duty also of kings, right? राजधर्म की जब हम बात करते हो क्या एक ड्यूटी ओरिएंटेशन है, बट इनफैक्ट इवन इन मॉडर्न आइडियाज वी इमेजिन द आइडिया ऑफ ड्यूटी, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल गांधी जी के अंदर द मेकिंग ऑफ सर्वोदय, द मेकिंग ऑफ द ट्रस्टीशिप का आइडिया इज बेस्ड ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यूटी। सिमिलरली आज भी जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के वेरियस एलिमेंट्स की बात करते हैं, बोथ डीपीएसपीज, फंडामेंटल ड्यूटीज तो ड्यूटीज ऑब्वियसली हैं, राइट, ड्यूटीज ऑब्वियसली हैं वो, बट वो ड्यूटीज क्या है, हमारी जो जनता है उनके ऊपर एक ड्यूटी है, एक तरह से रिफ्लेक्ट की जा सकती है धर्म और धम्मा एज अ ड्यूटी, जो कि बुद्धिस्ट ईडिक्ट्स की तरह इंस्क्राइब किया गया था से इन द रॉक ईडिक्ट्स ऑफ अशोक, right? वहीं पे DPSPs also represent the centrality of duties. Why? Because these are duties which are imposed on the government, on the state, that आपने for the welfare of the people these certain guidelines, these certain yardsticks को जो है follow करना है to ensure a just society, an egalitarian society, a better life for the people of India. ठीक है, तो ये क्या है, ये कुछ स्ट्रैंड्स ऑफ कंटिन्यूटी है जो कि हमें देखने को मिलते हैं इंडियन थॉट में। वहीं पे अनन्या वाजपेयी कहती हैं, जिस तरह से हमने पहले भी बात की है, कि मॉडर्न इंडियन थॉट के अंदर एज द सर्च फॉर इंडियन दिस आइडिया ऑफ एन ऑटोनॉमस सेल्फहुड ग्रू, पर्टिकुलरली 1880s ऑनवर्ड्स, देयर वाज अ ग्रेटर इंटरैक्शन जो कि देखा गया बिटवीन द इंडिजिनस थॉट as well as the western thought as well, जिसके कारण while continuing with certain traditions, with certain what she calls as Indic characteristics, we also saw the incorporation of certain western ideas, we also saw certain transformations taking place within the evolution of the Indian political thought. Now what are these areas of transformation? Obviously, one of the most important transformation comes in the form of the way in which we envisage a polity, the ideal polity for India. जहां पे एंशिएंट पीरियड में इवन दो वी से एंड वी फाइंड मेंशन कि हाँ जी हम देखते कि मोनार्क्स भी एग्जिस्ट करते थे, पर एट द सेम टाइम वी ऑल्सो हैड द आइडिया ऑफ रिपब्लिक्स और जनपदास, राइट, जिस तरह से हम देखते हैं मल्लाज ऑफ कुशीनगर को, या हम देखते हैं शाक्याज ऑफ कपिलावस्तु को, राइट, तो ये सब क्या थे, ये सब एक तरह के जनपद थे या रिपब्लिक्स थे जो कि एग्जिस्ट करते थे, बट प्रीडोमिनेंटली बिकॉज मोस्ट ऑफ द महाजनपद क्या थे, मोस्ट ऑफ द महाजनपद जो है स्ट्रॉन्ग मोनार्किकल स्टेट्स थे। तो ये मोनार्किकल स्टेट्स के कारण एक एम्फेसिस किस पे आ गया था, मोनार्की पे आ गया था। तो हम अगेन देख सकते हैं कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में भी हमें देखने को मिलता है, राइट, जहां पे से प्लेटो के थॉट के अंदर यू सी एम्फेसिस ऑन द रूल ऑफ द फिलोसोफर, विच इज द फॉर्म ऑफ मोनार्की, राइट, बट व्हेन वी कम
to the later reformulation of Plato in his laws, or even when we look at the reformulation provided by Aristotle, this moved towards mixed constitution or polity. सिमिलरली हॉब्स के अंदर भी हम एक एम्फेसिस ऑन मोनार्की देखते हैं, वहीं पे आगे चलते हुए लॉक के अंदर लिमिटेड गवर्नमेंट एंड देन फर्दर लिबरल थॉट के अंदर एम्फेसिस ऑन लिबरल डेमोक्रेसी हमें देखने को मिलता है. उसी तरह से इंडिया के अंदर भी विद द कमिंग अप ऑफ मॉडर्निटी वी सी अ स्विच टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, डेमोक्रेटिक आइडियाज इन इंस्टीट्यूशंस, which again while picking up on western ideas and edifices also seeks to locate ancient Indian premise for democracy. Right? So for example बुद्धिस्ट थॉट के अंदर हम लोकेट करते हैं, जैसे कि हमने बात की द आइडिया ऑफ हमारे जो गण संघस है. राइट, सिमिलरली जब हम बात करते हैं द आइडिया ऑफ बुद्धिस्ट संघस को, राइट, जब हम उनकी फंक्शनिंग को देखते हैं, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, कहते हैं एक टेम्पलेट, एंशिएंट इंडिया की टेम्पलेट प्रोवाइड करते हैं फॉर द वर्किंग ऑफ democracy. Right? Obviously all of this became possible. Why? Because with the evolution of the Indian political thought, unlike the Western political thought का एक main problem क्या है? Ethnocentrism. It does not want to go beyond its Western norms, ideas and paradigms. But one of the great strengths of the Indian tradition can be seen as its openness. An openness to interact with other schools of thought, other schools of philosophy, to take from them, to interpret them, to locate them, to transform them in a manner that it is able to be applied to the Indian society. ठीक है, so with the introduction of the Western education, we saw Indian educated masses impacted by the ideas of liberal scholars, चाहे वो लॉक हो, चाहे वो हॉब्स हो, चाहे वो रूसो हो, with Marxist scholars. ठीक है, मार्क्स का आइडिया हो गया, सोशलिज्म के आइडियाज हो गए, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन एक नया इंडियन पॉलिटिकल थॉट भी जो है हमें निकलते हुए आता दिखता है. ठीक है, तो ये एक जो अमेलगमेशन है, ये एक जो गिव एंड टेक है, ये भी इंडियन पॉलिटिकल थॉट को एक ट्रांसफॉर्मेटिव एजेंडा प्रोवाइड करता है. राइट, सो फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं ये गिव एंड टेक वेरी इंपॉर्टेंटली in the way in which we look at the formulation of the idea of secularism. राइट, तो हम बात करते हैं कि किस तरह से सेक्युलरिज्म अप्लाई किया गया है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, पाया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इन द इंडियन प्रीएम्बल, बट हाउ इट हैज बीन ट्वीक्ड टू बी मेड मोर कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, एंड दैट इज व्हाई वी से दैट वी हैव अ मोर पॉजिटिव वर्किंग ऑफ secularism, right, which has been highlighted by the works of people like Rajiv Bhargav, Gurpreet Mahajan, right, जहां पे ये कहते हैं that unlike the Western negative secularism which is based on a complete separation of the state and religion, जो Indian idea है is based on the ancient values of tolerance, it is based on the idea of equal respect, it is based on the idea of equal celebration of the multitude of cultures, traditions and religious thought जो कि इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, एंड इंडिया की जो सोसाइटी है, इंडिया का जो कल्चर है, उसकी एक स्पाइन बन के निकल के आते हैं. राइट, यही चीज जो है अगेन हमें देखने को मिलती है ऑल्सो एज अ प्रीमाइस ऑफ चेंज, दैट व्हाइल एंशिएंट इंडिया के अंदर पॉलिटिकल थॉट एग्जिस्ट करता था, मोर ऑफन देन नॉट इट कुड नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द रिलीजियस प्रीमाइस जो कि प्रोवाइड किया गया था. In fact, even within the Kautilyan thought, which is seen as a more secular version of the Indian थॉट, वहां पे भी जो है उसे लोकेट किया जाता है विद इन द लार्जर हिंदू ट्रेडिशन. तो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट तक अब हम इन रिलीजियस कैटेगरीज के अंदर पॉलिटिक्स की जो एक्सप्लोरेशन थी उससे हटके एक मोर सेक्युलर एडिफिस के अंदर काम करने आ जाते हैं. However, again, this secularism does not mean that there's a complete break away from religion, but it does not restrict itself to one religious tradition. Right? So, for example, modern Indian thought के अंदर हम गांधी जी को भी देखते हैं, and गांधी जी के लिए politics could not be separated from ethics, and ethics कौन provide कर रहा था? Ethics was provided via religion, but
In providing this ethical basis, Gandhi ji did not limit himself to even one religion. अगर उन्होंने भगवत गीता पढ़ी थी तो उन्होंने बाइबल भी पढ़ी थी, उन्होंने सर्मन ऑन द माउंट भी पढ़ा था, उन्होंने कुरान भी पढ़ी थी, और इन सब से जो एक मल्टीट्यूड ऑफ आइडियाज है जो कि फिट किए जा सकते हैं इन द प्लूरलिस्ट ट्रेडिशन, उनको अडेप्ट करके वो एक लार्जर गाइड मैप, एक रोड मैप जो है बनाते हैं फॉर द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन थॉट एंड पॉलिटी. Obviously, one of the most important changes जो कि हम देखते हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंदर एज इट इवॉल्व्स फ्रॉम द एंशिएंट टू द मॉडर्न कैटेगरी, कि जहां पे एंशिएंट थॉट के अंदर बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस अगेन ऑफ धर्म एंड धर्म जो है किस तरह से विद इन द हिंदू ट्रेडिशन मेंट अ मोर हायरार्किकल नोशन ऑफ सोसाइटी, डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्ण, डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ gender. Now these divisions and hierarchies gave way to a more inclusive approach, an approach which was based on solidarity and fraternity, which could only be possible अगर हम एक genuinely equal, एक genuinely inclusive society जो है ये बना पाते हैं. और ये हमें इंडियन थॉट के अंदर जो मॉडर्न थॉट है उसके अंदर देखने को मिलता है. चाहे अगर हम गांधी जी की भी बात कर ले जो कि एक फ्यूजन बनाते हैं बिटवीन रिलीजन, ethics, politics, but his emphasis is also on an egalitarian society, right? On a society which functions on the idea of brotherhood. Similar is the case with Nehru, similar is the case with Dr. Ambedkar, and यही reflect होता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी. Very importantly, a novel approach that also developed and changed was the idea of social justice and equality. While welfareism, justice, ancient political thought के अंदर भी exist करता था, अब जो है एक emphasis change हो गया. Also the idea, the way in which we conceptualize social justice and equality जो है ये भी completely change हो गया. ये social justice and equality जो है अब अपनी relevance या aim डिराइव नहीं करता रिलीजन से, बट किससे डिराइव करता है? डिराइव करता है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से, एंड साथ ही में एक फेथ इन डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल. तो जिस तरह से कांटियन इंपेरेटिव की हम बात करते हैं वेस्टर्न ट्रेडिशन में, इसी कांटियन इंपेरेटिव से और ज्यादा इंस्पायर होके यही कांटियन कैटेगोरिकल इंपेरेटिव को जो कि लोकेट करता है सेंट्रली द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल मॉरल डिग्निटी, हमें देखने को मिलती है ये इंडियन पॉलिटिकल थॉट में भी. साथ ही में वेरी इंपॉर्टेंटली जिस सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी का जो आइडिया था, इसको और ज्यादा इंश्योर करने के लिए वी सॉ पर्टिकुलर एक्शंस बीइंग टेकन फॉर मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, राइट. तो जब हम अफर्मेटिव एक्शन की बात करते हैं, रिजर्वेशन की बात करते हैं, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट की बात करते हैं, यही इस ऑपरेशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी को हमें अंडरलाइन करने को देखता है. Next is the idea of globalization and global governance. Now again herein lies certain differences. There is also continuity, right? So for example हम बात करते हैं कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो है एंशिएंट टाइम से ही थोड़ा कॉस्मोपॉलिटन था, राइट. तो आज भी हम बात करते हैं कि इंडिया, चाहे अब G20 हो जाए, G7 हो जाए, ब्रिक्स हो जाए, SCO हो जाए, हर किसी के अंदर हम क्या बात कर रहे होते हैं कि देखिए हम क्या है वसुदेव कुटुंबकम पे फोकस करते हैं, ठीक है. पूरे वर्ल्ड को जो है अपना घर मानते हैं, पूरे वर्ल्ड की भलाई जो है हम चाहते हैं. However, these ideas have been slightly tweaked when the Indian thought and the modern Indian politics interacts with the larger politics of globalization. Why? क्योंकि इसके साथ निकल के आए हैं नए चैलेंजेस, चाहे वो इकोनॉमिक्स के डोमेन में हो, कल्चर के डोमेन में हो, सोसाइटी के डोमेन में हो, एंड ऑल्सो नई नई प्रॉब्लम्स निकल के आई हैं, ठीक है. वाइल हमारा जो एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, उसकी जो कॉस्मोपॉलिटन अप्रोच है, इंटरडिपेंडेंट अप्रोच है, हमें कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर सकती है जो कि कंटिन्यूस ट्रेडिशन का पार्ट माने जा सकते हैं, बट द वे इन विच वी अंडरस्टैंड एंड अंडरटेक द लार्जर
प्रोजेक्ट्स ऑफ ग्लोबल कॉमन्स से, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो सस्टेनेबिलिटी का आइडिया हो, चाहे वो टैकलिंग टेररिज्म हो, चाहे वो लुकिंग एट ह्यूमन राइट्स हो, ये सारे आइडियाज जो है हमारे एंशिएंट टाइम से काफी ज्यादा सेपरेट हो गए हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल ह्यूमन राइट्स का आइडिया एक हायरार्किकल नोशन ऑफ इंडियन सोसाइटी के अंदर फाउंड इन एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट शायद अप्लाई नहीं हो पाए टू द मॉडर्न रेजिम ऑफ ह्यूमन राइट्स टुडे। Therefore, by looking at various ideas, we see किस तरह से the evolution of Indian political thought एक बहुत ही complex journey रही है, right? तो जहां पे we also see a deeply contextualized approach, an embodied approach, जिसको महाजन, गुरप्रीत महाजन जो है अंडरलाइन करती हैं, खिलानी अंडरलाइन करते हैं, but at the same time we also see an awareness of the need for transformation, right? To build a modern democracy, to build a modern egalitarian and just democracy. And यही जो fusion है of ensuring change, of ensuring flexibility and yet the continuity of core values, सबसे बढ़िया इसका एक जो epitome है, सबसे बढ़िया इसका जो example है, निकल के आता है हमारे constitution में और इसकी constitutional morality में, जिसके अंदर हमें ये दोनों ही चीजें बहुत ही डायरेक्टली देखने को मिलती है, ठीक है। तो चलिए लेट्स गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। सो दिस हैड बीन अ सॉर्ट ऑफ लॉन्गिश अंडरस्टैंडिंग बिकॉज अगेन इसके अंदर जो है थोड़े कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट है, एक आपको एक लार्जर स्टोरी भी बता देती है। अब जो क्वेश्चंस है एंशिएंट थॉट के, दे विल बी स्लाइटली मोर पॉइंटेड। द फर्स्ट क्वेश्चन इज मनु एज द फादर ऑफ इंडियन पॉलिटी। अब मनु हमें पता है कौन है, राइट, ये है हमारे जो माने जाते हैं फर्स्ट मैन, right, the person who's been credited with the Manu Smriti,